हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो जितना हम पढ़ चुके थे उसके आइए हम लोग आज रीडिंग इसके स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सब हम कुछ इसके टॉपिक्स को हम देख चुके हैं। तो जहाँ से हम पढ़ना बाकी था उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिसको आज पढ़ने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो अभी तक जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है उसमें ये बताया गया था कि जो सिंपल यानी ह्यूमंस में किस तरीके का डाइजेशन होता है, तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझा हुआ था। और आज हमको जो कुछ रीड करना है वो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है वो किस तरीके से उनका डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जान लेना है ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, यानी घास खाने वाले जानवर जो होते हैं। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो घास खाने वाले जानवर कौन से होते हैं आपको पता हो गया। जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई, बफेलोज, काउज, या जो बकरी हो गई, इस तरीके के जो जानवर होते हैं वो घास खाते हैं और घास खा करके ही अपना जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो आइए पहले इसकी रीडिंग शुरू कर देते हैं किस तरीके से इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, जब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं तो यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया है, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो क्या आपने कभी ऐसे जानवर को कभी देखा है कि जब वो मतलब बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या कुछ खा नहीं रहा है, उसके बाद भी जो अपने मुंह से लगातार वो कुछ ना कुछ चबाता रहता है, या जैसे लगे मुंह में कुछ लिया हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसा आपने देखा होगा। तो ये इसी टॉपिक का यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। तो ये वास्तव में होता क्या है कि जो हमारा एनिमल होता है वो जब घास चरने जाता है फील्ड में, तो डायरेक्टली वो सीधे जो बड़ी घास होती है उसको ऐसे ही निगल जाता है। और जब वो आराम से बैठता है तो धीरे धीरे जो उसके अंदर का जो स्टमक में एक डिब्बा टाइप में एक स्टैक होता है, एक कंपार्टमेंट होता है स्टमक में, जिसको हम रूमेन बोलते हैं। तो पहले जब घास खाता है जानवर तो खूब खड़ी घास को डायरेक्टली थोड़ा सा उसको चबा के निगल लेता है। उसके बाद में फिर इस रूमेन से क्या करता है, उस जो फूड होता है, घास होता है, उसको बाहर अपने मुंह में लाता है और उसको चबा के अच्छे से डाइजेस्ट करता है। इसको प्रोसेस को हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, हियर द फूड गेट्स हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। तो यहाँ पे जो भोजन होता है वो पार्शियली जो है डाइजेस्ट होता है और इसको हम कड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नाम आपको याद रखना है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है रूमेन में उसको हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लुम्प्स। लुम्प्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे बंडल में वो मुंह में आता है। एंड द एनिमल च्यूज इट, और उसके बाद में जो जानवर होता है इसकी च्यू मीन्स चबाता है, इसको चबाता है या इसको दांत से इसको महीन बनाता है, ये काम इसका करने का होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और हिंदी में इसको कहते हैं जुगाली करना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जुगाली करना। आपने जो कुछ भैंस वगैरह देखा होगा या गाय देखा होगा तो वो बैठ करके अपने मुंह को चलाती रहती है, तो उसको जुगाली करना बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो ऐसे एनिमल जो रूमिनेशन करते हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो इसके आगे हम रीड करते हैं, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो घास होती है उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो यहाँ पे देखिए, जो रूमन होता है जब खड़ी घास को भैंस खा लेती है, तो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है, जो गाय होती है या भैंस होती है, पहले ये जो खड़ी घास होती है इसको ये डायरेक्टली निगल लेती है, और निगलने के बाद में जो इसका रूमेन होता है इसमें ये घास इकट्ठा हो जाता है। और फिर ये घास धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह, इसमें बैक्टीरिया मिलते हैं और इसको कड में चेंज करते हैं। और फिर कड क्या होता है, इसके मुंह से फिर इसके यहाँ पे आता है, और कड को ये फिर से चबा करके फिर जो है इसके मेन कंपार्टमेंट में ये जो है फिर से जाता है।
तो ये इसका प्रोसेस है। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एट्सेट्रा हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैइकम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनिमल होते हैं जैसे खरगोश हो गया, घोड़े हो गए, इनके पास में एक बड़ा शेक मतलब थैला जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैइकम कहते हैं, बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ओइसोफेगस होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके बीच में एक कैइकम नाम का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे देखिए, जो घोड़ा होता है या खरगोश होता है, इनमें जो ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस क्या होता है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये जो आपकी नली होती है इसको हम ओइसोफेगस कहते हैं, और ये यहाँ पे आपका ये र्यूमेन होता है, और उसके बाद में देखिए जो कैइकम होता है यहाँ पे नीचे होता है, इधर आपको दिखाई दे रहा है ये कैइकम है। और ये कैइकम जो होता है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं इसके पेट में। तो ये आपको इसमें ये चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। तो चूँकि ह्यूमंस में कैइकम नहीं होता है और उस टाइप के बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं ह्यूमंस में, इसलिए ह्यूमंस जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो गाय होती है या भैंस होती है या रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके पेट में कैइकम होता है और इस कैइकम के हेल्प से ये जो है डाइजेशन कर पाते हैं। आगे हम थोड़ा सा रीड करते हैं यहाँ पे। So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. तो अभी तक हमने देखा जितने भी जानवर होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके थ्रू ये अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके आगे हम कुछ ऐसे भी एनिमल्स के बारे में देखेंगे जिनके पास कोई वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी ये जो है अपना जो न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये सब चीज़ देखें, थोड़ा सा इस फिगर के बारे में और अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स। तो जो रूमिनेंट होता है आपको बताया गया कि जो रूमिनेशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट बोलते हैं। तो रूमिनेंट क्या करता है, सबसे पहले इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि इनका डाइजेशन कैसे होता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो पहले जो घास होता है उसको खड़ा घास थोड़ा सा उसको चबा करके, और इसको जो एक जो ये ओएसोफेगस होता है जिसको हम भोजन की नली भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, तो ये जो है सबसे पहले खड़े घास को यहाँ पे र्यूमन में इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा र्यूमन में इसका डाइजेशन होता है, हल्का सा डाइजेशन। उसके बाद में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कड कहते हैं। फिर यहाँ से ये जो कड होता है, ये जो जानवर होता है, इस कड को इस गले से यहाँ से निकाल करके फिर ये अपने मुंह में लाता है कड को, और कड को फिर दोबारा इसको अच्छी तरीके से चबा करके अच्छी तरीके से उसको पेस्ट बना के फिर ये यहाँ पे भेजता है, इसको इस वाले पार्ट में इसको भेजता है स्टमक में। उसके बाद में फिर स्टमक में ये जाता है, फिर स्टमक से कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से फिर ये कैइकम वगैरह में जाता है। यहाँ देखिए कैइकम दिया है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे जो घास होता है, क्योंकि घास में सेलुलोज होता है और उसमें बाकी सारी चीज़ें नहीं होती, तो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे कैइकम एक पार्ट होता है, इसमें डाइजेस्ट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डंग के फॉर्म में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस हो गया है, आप ध्यान रखना। तो ये आपको याद रखना है कि जो रूमिनेशन होता है या पशु जो जुगाली करता है वो किस तरीके क्यों करता है। ये सिर्फ इसीलिए करता है ताकि इसका जो है सेलुलोज का डाइजेशन हो सके। और सेलुलोज का डाइजेशन किस शेक में होता है, कैइकम नाम के एक शेक में होता है जो सभी जंतुओं में होता है जो रूमिनेशन करते हैं। तो इधर देखिए कुछ और टॉपिक्स हमारे ऊपर छूट गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहली वांट्स टू नो why these animals cannot to food properly at the time they take it in। तो पहली कह रही है कि ये जो है भोजन को प्रॉपरली क्यों नहीं चबा पाते हैं जब ये भोजन को खाते हैं। बूझो wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do।
तो पहला सिंपल जो इसमें दिया गया है कि ये जो खाते टाइम ही जो है ये पूरी तरीके से इसको क्यों नहीं चबा लेती है, कि बाद में इसको जुगाली करना या रुमिनेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वास्तव में देखिए जो घास होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसकी माने एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको तुरंत ही चबाने पर वो क्या होता है, मुलायम नहीं होता, वो टफ़ होता है। लेकिन जब उसको एक बार पशु खा लेता है, उसके पेट में रूमेन में एक बार चला जाता है, तो रूमेन में कुछ बैक्टीरिया और कुछ केमिकल होते हैं जो उसको मुलायम बना देते हैं, बहुत ज़्यादा मुलायम। उसके बाद जब पशु उसको दोबारा चबाता है तो एकदम अच्छे से वो टूट करके छोटे टुकड़ों में कट जाता है। अगर वो तुरंत चबाएगा तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप जानते होंगे जो पशु होता है वो भूसा खा सकता है, पुआल खा सकता है, या इस तरीके की और भी तमाम सारी जो हार्ड ग्रासेज होते हैं उनको ही खा सकता है। तो उसको तुरंत ही चबाना आसान नहीं है, लेकिन जब रूमेन में एक बार ये चला जाता है तो उसको केमिकल्स उसको मुलायम बना देते हैं और फिर इसका जो है फिर से चबा कर इसको पेस्ट में बदलना आसान हो जाता है। अब आगे देखिए दूसरा बोझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। तो हम लोग सेलुलोज को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसका कारण यहाँ पे केइकम होता है। ये जो यहाँ पे आपको लिखा गया दिखाई देगा, ये जो केइकम है ये इसका कारण होता है। और ये आपको यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इसका पूंछ होता है ये भी इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूंछ जो होता है ये इसके सेक्रेशन में जो है हेल्प करता है। तो ये केइकम जो है हमारे पेट में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ रूमिनेंट्स के पेट में प्रेजेंट होता है। और इसमें कुछ बहुत बैक्टीरिया और केमिकल होते हैं जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आगे देखिए थोड़ा सा और इसमें हमारा एक टॉपिक और हमको पढ़ना है, ये एक जो है डायरिया। तो डायरिया के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। डायरिया का मतलब होता है जब आपको कभी लूज मोशन हो या बार बार टॉयलेट लेटरिन जाना पड़े तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। तो डायरिया के बारे में हम थोड़ा सा रीडिंग इसकी स्टार्ट कर देते हैं, क्या है डायरिया। तो यहाँ देखिए समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। तो कभी कभी आपको टॉयलेट में पानी जैसा वाटरी स्टूल या लेटरिन जो भी है उसको अब बार बार कभी जाना पड़ता है। तो ये जो स्थिति होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। यानी पानी युक्त जब आपको कभी टॉयलेट जाना पड़े बार बार और पानी जैसा आपको टॉयलेट हो तो उसको उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायरिया बोलते हैं। तो डायरिया की स्पेलिंग आप याद कर लें, DIARRHOEA, डायरिया। इसको याद करके रखना आपको, क्योंकि लिखने टाइम आपको जो है याद करना होगा। इट में बी काज्ड बाई एन इन्फेक्शन। तो जो डायरिया होता है किसी इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। आगे देखिए फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन के द्वारा भी ये हो सकता है। तो डायरिया के काजेज क्या है, इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, इंडाइजेशन हो गया, ये 3 कारण मुख्य इसमें दिए गए हैं। आगे देखिए इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पार्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रेन। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी भारतीय लोग इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। और पार्टिकुलरली यंग चिल्ड्रेन, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायरिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अंडर सेवरल कंडीशंस इट कैन बी फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक या जानलेवा। फेटल का मतलब क्या होता है, घातक या जानलेवा। तो कई सारे परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है या जानलेवा स्थिति में आ जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर से बहुत बड़ी मात्रा में जो साल्ट एंड वाटर होता है उसका लॉस हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति आ सकती है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मतलब उसको इग्नोर करना, या आपको डायरिया है तो उसको ऐसे होते रहने देना। तो इसको नेग्लेक्ट आपको नहीं करना है, यानी उसको आपको सीरियसली लेना है, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेनिटी ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन इट। तो अगर आपको डायरिया हो गया है तो पहली बात तो डायरिया को नेगलेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं डायरिया हो रहा है और आप चुपचाप घर बैठे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डॉक्टर के पास तुरंत आपको जाना होगा। और जब भी आपको कभी डायरिया हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप पानी गर्म करिए, बॉयल्ड वाटर यानी पानी को आप गर्म करिए। उसमें आप क्या डालेंगे, पिंच, एक चुटकी, पिंच का मतलब चुटकी होता है, एक चुटकी नमक डालिए और थोड़ा सा इसमें चीनी को डिसॉल्व कर लीजिए। तो नमक, पानी और चीनी, गर्म पानी करिए, उसमें नमक और चीनी घोल दीजिए और उसके बाद में उसको पेशेंट को देते रहिए, अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं उसके पहले भी। तो आगे देखिए दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम ORS कहते हैं। तो ORS क्या होता है, ORS एक सॉल्यूशन होता है, इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ORS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
तो ये ORS घोल होता है। तो ORS क्या होता है आपको पता है कि पानी और चीनी और साथ में थोड़ा सा नमक हम डिजॉल्व करके एक जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब भी किसी को डायरिया हो तो ये सॉल्यूशन उसको डॉक्टर के पास जाने से पहले देते रहना चाहिए, ताकि उसके शरीर में, बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उसके, और वो बहुत ज़्यादा फेटल भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए जो रुमिनेंट्स होते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम हमने देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डाइजेशन को हम देखेंगे। जैसे हमारे पास में या ह्यूमंस में या रुमिनेंट्स में तो एक स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है कि वो जो फूड है उसको डाइजेस्ट करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके पास में कोई वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उनका किस तरीके से ये है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से उनका न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा एक ऐसा एनिमल है जिसका फीडिंग और डाइजेशन इसका किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम इसमें रीड करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो इसके पहले हम बुक रीड कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। ये एक सेल, एक कोशिकीय, सिंगल सेल्ड का मतलब एक कोशिकीय एक जीव है जो कि तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा क्या होता है। अमीबा एक बहुत सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जो कि एक कोशिकीय होता है और तालाब में पाया जाता है। आगे रीड करते हैं। अमीबा है जे सेल मेम्ब्रेन्स, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो अमीबा जो होता है इसके पास में एक न्यूक्लियस होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है, राउंड शेप का होता है, और इसमें जो है बबल, बुलबुले जैसे कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। आगे इसमें रीड करिए। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपने शेप को और अपने पोजीशन को बदलता रहता है। अगर आपसे कोई पूछे अमीबा किस शेप का होता है तो आप इसको नहीं बता पाएंगे कि अमीबा किस शेप का होता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ये जेली लाइक होता है, ये हमेशा अपने शेप को बदलता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया मतलब इसको छद्म पैर कह सकते हैं या कूट पैर इसको कह सकते हैं, जो इसमें होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है अमीबा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको फिगर दिया गया है अमीबा का चित्र है, इसका शेप जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से नहीं होता है, अपने शेप को लगातार बदलता रहता है। इसमें देखिए एक डेंस थोड़ा सा मटेरियल होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके बाद में इसके पास में जो है इसके ये जो इसका एक मेम्ब्रेन होता है, यानी जो इसका सेल है इसके चारों तरफ एक झिल्ली टाइप में होता है जो पूरे बॉडी को इनक्लोज करके रखता है, ढक करके रखता है, बांध के रखता है। और उसके बाद में ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको खाली जगह दिखाई देते हैं उसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। ये फूड वैक्यूल्स होते हैं। और उसके बाद में ये देखिए ये यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे निकला हुआ है, थोड़ा इधर पार्ट उभरा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट इधर उभरा है, थोड़ा इधर उभरा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट इधर उभरा है। तो ये जो थोड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, अंगुली जैसी जो प्रोजेक्शंस यानी आगे बढ़ी हुई संरचनाएं हैं, इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं। तो जब दो सीडोपोडिया आपस में एक साथ मिल करके जब कोई फूड पार्टिकल, भोजन का कोई छोटा कण इसके सामने आता है तो ये दोनों जो है थोड़ा आगे बढ़ के इसको अपने अंदर खींच लेते हैं, और अंदर खींचने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको जो इसका मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसको कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर इसको जो है अपने जो साइटोप्लाज्म है उसमें इसको अंदर जाता है थोड़ा सा। उसके बाद फिर इसका डाइजेशन धीरे धीरे होता है केमिकल्स के द्वारा, फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है जो पार्ट्स होते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड हो उसको ये बाहर इजेक्ट कर देता है, और यहाँ से इसको इजेक्शन ऑफ वेस्ट। तो इस तरीके का जो डाइजेशन होता है अमीबा में होता है। देखिए सिंगल सेल्ड है, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ना कुछ है, लेकिन ये सिर्फ एक ही सेल होता है, और इसमें किस तरीके का डाइजेशन होता है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
आगे इसमें रीड करते हैं, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ्स इट, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। तो जो अमीबा होता है जब भी अपने आसपास कहीं कोई फूड पार्टिकल देखता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल इसको दिखा, फिर ये अपने प्रोजेक्शंस को यहाँ पे आगे निकालेगा और फिर इसको निकल जाएगा और धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करके फिर इसको बाहर बॉडी से आउट कर देगा। तो ये इसका जो है एक प्रोसेस होता है अमीबा के लिए। आगे देखिए यहाँ पे लिखना है, डाइजेस्टिव जूसेज आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसमें डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेट होते हैं, जिस तरीके से हमारे बॉडी में तमाम सारे डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो सिक्रेशंस होते हैं, ये जो फूड होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं और धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है, जो हमारा फूड होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज फॉर growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuoles. तो इसके बाद में जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो इस अमीबा में क्या होता है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है यूज होता है। बॉडी का मेंटेनेंस या मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे एक अमीबा है तो टूट कर दो अमीबा बनेगा, फिर ये 2 4 बनेगा, इस तरीके से तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और भी जितने बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सब किए जाते हैं। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को रेसाइडू के फॉर्म में, उसको वेस्ट के फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है बॉडी से। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड आर एंड इसको फिर से रीड कर लेते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, दो डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कोई फूड होता है उसके एंजाइम्स एक्ट करते हैं, इसको सिंपलर सब्सटेंसेज में इसको तोड़ देते हैं। इसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फूड होता है उससे एनर्जी को रिलीज करते हैं। जैसे हम दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी में जो फूड होता है उससे एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी जो फूड एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैसे पहुँचता है, जैसे हम फूड तो खाते हैं, एब्जॉर्प्शन तो हमारे पेट में होता है, लेकिन उस एनर्जी हमारे दिमाग में कैसे जाता है, हमारे पैर में, हमारे हाथ में कैसे पहुँचता है, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कहते हैं। तो इसको हम आगे एक चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो कीवर्ड्स आप तुरंत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी अवशोषण, एब्जॉर्प्शन को हम अवशोषण कहते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है, जो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो एमिनो एसिड में कंप्लीट होता है। अमीबा क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें डाइजेशन प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुँचाना, एसिमिलेशन होता है। बाइल क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है उसके द्वारा सिक्रेटेड एक जूस होता है। बकल कैविटी क्या होता है, हमारा जो माउथ होता है, अपर माउथ, और जो दांत का पूरा जबड़ा होता है उसको बकल कैविटी कहते हैं। कैनाइन क्या होता है, जो चीरने फाड़ने के लिए बगल वाला दांत होता है, थोड़ा लंबा होता है, उसको कैनाइन कहते हैं। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनिमल्स के बॉडी में होता है, और एनिमल्स इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं लेकिन ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज किस में होता है, सेलुलोज जो है घास में होता है, ग्रास में होता है, और ग्रास एटिंग प्लांट, ग्रास एटिंग जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन सभी एनिमल्स में होता है, आप जानते हैं डाइजेशन एक प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। और